हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके बारे में लिखा है कि in every business there are certain assets of fixed nature that are needed for the conduct of business operation। इसका मतलब है कि हर बिजनेस के अंदर हमें कुछ फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकें। इन फिक्स एसेट्स के अंदर हम लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। ये सभी एसेट्स आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना बिजनेस को रन किया जाना मुश्किल होता है। तो हर बिजनेस के अंदर आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत तो होती है। आगे लिखा है These assets have a definite span of life, after the expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operations। इसका मतलब है कि जितनी भी एसेट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इन सभी एसेट्स की एक फिक्स लाइफ होती है और उस फिक्स लाइफ के खत्म होने के बाद आप इन सभी एसेट्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका पर्सनल व्हीकल भी होता है, एक टाइम के बाद उसे आपको बेचना ही पड़ता है क्योंकि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। वो सेम उस तरह वर्क नहीं करती जिस तरह आपने न्यू परचेज की थी तब वर्क करती थी। देन आगे लिखा है फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इन एसेट्स को लगातार यूज किया जाता है तो इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, इनकी यूटिलिटी रिड्यूस होती है और एक टाइम के बाद इन एसेट्स की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो यहां हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ड्यू टू कांस्टेंट यूज। कि हर साल जितना आप एसेट को यूज करते हैं तो उस एसेट की वैल्यू कुछ रिड्यूस होती है। जितनी भी वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की रिड्यूस होती है उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि जब आप एक फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो उस एसेट की एक फिक्स लाइफ होती है। उस फिक्स लाइफ के अंदर हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। जितनी वैल्यू एसेट की रिड्यूस होती है हर साल, उसी वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कांस्टेंट यूज। द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सभी पॉइंट्स हैं जो डेप्रिसिएशन के फीचर्स को बताते हैं। हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। आपको यहाँ याद रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होती है, जो डिक्लाइन होती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और डेप्रिसिएशन लैंड पे कभी भी लगाया नहीं जाता। लैंड एक ऐसी एसेट है, एक एक्सेप्शन है जिसपे हम डेप्रिसिएशन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। सभी एसेट्स की एक फिक्स लाइफ होती है जिसके बाद उन्हें रीसेल करना पड़ता है स्क्रैप वैल्यू पर लैंड एक ऐसी एसेट है जिसपे हम कभी भी डेप्रिसिएशन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन लगाना पॉसिबल ही नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट है सच फॉल इज अ परमानेंट नेचर। वंस द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेप्रिसिएशन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो है एक परमानेंट नेचर का एक्सपेंस है। एक बार अगर आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना चालू किया तो आप कभी भी अपनी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आपने एक एसेट को 10 लाख में परचेज किया और उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना चालू किया तो हर साल उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। आप कभी भी उस एसेट को 10 लाख रुपए पे ले जा नहीं पाएंगे। कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक परमानेंट नेचर का एक्सपेंस है। Then third point, depreciation is a gradual and continuing process because the value of the asset will decline either by their constant use or obsolescence due to expiry of time। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जब हम फिक्स्ड एसेट पे लगाते हैं तो वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है।
वो लगातार हर साल लगता जाएगा, उसे आप कभी भी रोक नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसेट का लगातार यूज आप बिजनेस के अंदर करने वाले हैं, और अगर आप लगातार यूज करने वाले हैं तो उसके वैल्यू टू रिड्यूस होना कंफर्म है, तो डेप्रिसिएशन तो आपके बिजनेस में लगेगा ही। इसके अलावा टाइम के साथ साथ आपकी एसेट भी आउटडेटेड हो जाएगी, वो ऑब्सोलेंस हो जाएगी, और इस सिचुएशन के अंदर भी डेप्रिसिएशन लगना कंफर्म है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, एक लगातार लगने वाला एक्सपेंस है जो बिजनेस की सभी फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है सिवाय लैंड के। देन फोर्थ पॉइंट है, इट डिक्रीजेस ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। आपको यह भी याद रखना है कि जब हम बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो उससे सिर्फ एसेट की बुक वैल्यू रिड्यूस होती है, मार्केट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट है, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपको यह भी याद रखना है कि डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए करते हैं, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, जिसका रोल इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन टर्म का यूज करते हैं। देन सिक्स पॉइंट है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लोस। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो आप बिजनेस में चार्ज करते हैं ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है कि इस एक्सपेंस से आपके बिजनेस में कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। जैसा कि आप एंट्री भी करते हैं तो हम एंट्री में सीखते हैं किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इस एंट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए यहां लिखा गया है कि डेप्रिसिएशन आपके लिए एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इस एक्सपेंस का कैश पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा। तो ये आपके 6 फीचर्स हैं डेप्रिसिएशन के जो आपको अच्छे से याद करना है। द नेक्स्ट आपका आता है थर्ड टॉपिक, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि क्या कारण है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाय कांस्टेंट यूज। इसमें लिखा है ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन बिजनेस ऑपरेशंस वेयर एंड टेयर अराइज इन देम व्हिच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ देयर वैल्यूज। इसका मतलब है बिजनेस के अंदर आप जब फिक्स्ड एसेट्स को लेके आते हैं तो उनके लगातार यूज करने से उनकी वैल्यू डाउन होती है, और लगातार वैल्यू डाउन होती है इसका मतलब उन पर डेप्रिसिएशन हर साल लगता जा रहा है, और यही एक कारण है आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन लगने का कि आप बिजनेस के अंदर एसेट्स को लगातार यूज करते हैं, और अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना भी कंफर्म है। तो पहला कारण तो आपका हो गया कि आप बिजनेस के अंदर एसेट को लगातार यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ एसेट डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। इसका मतलब है कि बिजनेस में ऐसी काफी सारी एसेट्स हैं जिसका अगर आप यूज भी ना करें तो वो टेक्नोलॉजी से आउटडेटेड होते हुए पुरानी हो जाएंगी, यानी उनकी वैल्यू रिड्यूस होना तो कंफर्म है। ऐसी काफी सारी एसेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर जो टाइम के बीतते हुए अपनी वैल्यू खो देती हैं, उनकी वैल्यू रिड्यूस होना चालू हो जाती है, और अगर उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही। आगे लिखा है नेचुरल फोर्सेस सच एज रेन, विंड्स, वेदर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द डेटोरिएशन ऑफ देयर वैल्यूज। इसका मतलब है कि नेचुरल फोर्सेस भी आपकी एसेट पर इंपैक्ट डालती हैं जिससे उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है, जिसके अंदर इसके लिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं रेन, विंड्स, वेदर एक्सेट्रा। ये सभी ऐसी नेचुरल फोर्सेस हैं जिससे आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, और इसे आप रोक नहीं सकते। अगर आप किसी एसेट का यूज ना भी करें तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से उनकी वैल्यू रिड्यूस होना कंफर्म है, और क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस होना कंफर्म है
तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी उन पे लगाया जाएगा। तो आपका ये सेकंड पॉइंट हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम, जो डेप्रिसिएशन लगने का एक रीजन है। देन थर्ड पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। इसमें लिखा है देयर आर सर्टेन एसेट्स व्हिच हैव अ डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज। इसका मतलब है कि जिन एसेट्स को आप लीज पर लेते हैं तो उनकी लाइफ पहले से ही कंफर्म होती है और उसके अकॉर्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। इसको बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह डेप्रिसिएशन लग रहा है। एग्जांपल में लिखा है कि इफ अ लीज हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर 20 years for 5 lakh rupees, it will lose 1/20th value, which is 25,000 of its value each year, whether utilized or not, so that at the end of the 20th year, its value is reduced to 0. इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब है कि आपने एक एसेट को 5 लाख रुपए पर लीज पे लिया 20 साल के लिए। अब अगर आप 5 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका पर ईयर का वैल्यू आ जाएगा विच इज 25,000। यानी आपकी लीज में ली गई एसेट की जो वैल्यू है वो हर साल 25,000 से रिड्यूस होगी, चाहे उसे आप यूज करें या फिर ना करें। और हर साल वैल्यू रिड्यूस हो रही है यानी इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है डेप्रिसिएशन लगने का, जहां पर लीगल राइट्स के एक्सपायरी होने के अकॉर्डिंग आपके एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो ये आपके 3 रीजन है डेप्रिसिएशन के। अगर इन पॉइंट्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन को बिजनेस में लगाने से, बिजनेस के अंदर यूज करने से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। इसमें लिखा है द ट्रू प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैन बी असर्टेन्ड ओनली व्हेन all costs incurred for the purpose of earning revenue have been debited to the profit and loss account. इसका मतलब है किसी भी बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली प्रॉफिट निकालने के लिए सभी कॉस्ट को इंक्लूड करना जरूरी है। जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड हैं उन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करना जरूरी है, ताकि आप अपने बिजनेस का एग्जैक्ट और पूरी तरह से ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए। As the assets are used in earning revenues, the depreciation in the value of an asset is as much as expense as any other, such as wages, salary and rent. इसका मतलब है क्योंकि हम बिजनेस के अंदर एसेट का यूज करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो एसेट्स पर लगाया जाने वाला डेप्रिसिएशन भी एक जेन्युइन एक्सपेंस है, किसी भी अदर एक्सपेंस की तरह। जिस तरह बिजनेस के अंदर हम एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, रेंट ये सब लगाते हैं, उस तरह डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, तो इसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। और डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके ही हम बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि डेप्रिसिएशन लगाना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस का एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है for showing the true and fair view of the financial position. इसमें लिखा है if the depreciation is not charged, the asset will be shown in the balance sheet at an amount which is in excess of their true values. As such, the balance sheet will not present the true and fair view of the financial position of a business. इसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं तो आपके बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं वो हमेशा सेम वैल्यू पर शो होगी, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप एसेट परचेज करते हैं तो हर साल उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, और अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे तो सभी एसेट्स आपकी सेम वैल्यू पर दिखेंगी जिस वैल्यू पर आपने परचेज की है। और ऐसा करने की वजह से आपका बिजनेस ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का। वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को गलत दिखाएगा अगर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन इसलिए भी जरूरी है ताकि अपने बिजनेस की एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है
Depreciation, though debited to profit and loss account, is not paid in cash like other expenses. इसका मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते जरूर हैं, पर इससे कैश पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता. Hence, the amount of depreciation is retained in the business and is used for the replacement of fixed assets after the expiry of their estimated span of life. और यहाँ हम कह सकते हैं कि क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैश पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपको एक एडवांटेज मिल रहा है. आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है उसके लिए एक फंड कलेक्ट कर रहे हैं, और ये फंड आप यूज में लेते हैं जब आपकी एसेट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है. जैसे ही आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से एक फंड पहले से ही रेडी रहेगा, जिस फंड का यूज करके आप फिर से एसेट को परचेज कर पाएंगे. एग्जाम्पल के लिए आपने 10 लाख की मशीन खरीदी जो आप जानते हैं 10 साल चलेगी, तो हर साल आपका 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा. अब आप 10 साल तक 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, जिससे 10 साल के एंड में आपके एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपके पास एक फंड पहले से ही अरेंज होगा वापस से एसेट को परचेज करने के लिए. तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एसेट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से एक फंड आपके बिजनेस के अंदर जमा होता रहता है और उस फंड का यूज हम करते हैं जो एसेट खराब हो चुकी है उसको रिप्लेस करने के लिए. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना. द नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन आपकी हेल्प करता है. इसको समझते हैं. इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस. इसका मतलब है कि टैक्स को कैलकुलेट करते टाइम डेप्रिसिएशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर सकते हैं आपके प्रॉफिट में से. आगे लिखा है इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट शोन बाय इट विल बी इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स. हेंस वी विल आल्सो हैव टू पे मोर इनकम टैक्स. इसका मतलब है कि अगर आप डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट नहीं करोगे तो उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा शो होगा कंपेयर टू जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है. और क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा शो होगा इसलिए प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन आपके इनकम टैक्स के पर्पस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से आपके प्रॉफिट रिड्यूस होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स भी कम लगेगा. तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो इससे फर्म को एक नुकसान होगा, क्योंकि फर्म को ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है. तो यहां पर आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम इनकम टैक्स की पेमेंट को रिड्यूस कर सकें. तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं कि क्यों बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन जरूरी है. नाउ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में. तो टोटल 3 पॉइंट है, काफी सिंपल पॉइंट है, आपको एक बार में समझ आ जाएंगे. सबसे पहली चीज आपकी होती है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि एसेट को आपने कितने में खरीदा है. तो आपको यह याद रखना है कि जब भी हम एसेट को खरीदते हैं तो उसके अंदर हम उसकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही उसको लाने से लेकर लगाने तक जितने भी रिलेटेड एक्सपेंस उस पर लग रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. इन सभी खर्चों को भी हम इंक्लूड करते हैं जब आप किसी भी एसेट को परचेज करेंगे. अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे. तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिसका मतलब है एसेट को कितने में आपने खरीदा है, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ी है आपको बिजनेस के अंदर. पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, डेप्रिसिएशन को निकालने में हेल्प करेगा. सेकंड है आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि आपके एसेट की लाइफ कितनी है, कितने साल वो चलने वाली है. एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक एसेट 10 साल चलेगी, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो गई, 10 साल. एंड थर्ड पॉइंट है आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जिसका मतलब है सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ. यानी पूरी तरह एसेट को यूज करने के बाद एंड में जो भी उससे स्क्रैप वैल्यू में मिला, कबाड़ में बेचने से जो भी पैसा आपको मिला, उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं.
तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो काफी हेल्पफुल हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इन तीनों का यूज समझ आ जाए कि किस तरह इन तीनों का यूज करके हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने एक एसेट परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 1,90,000 और उससे रिलेटेड एक्सपेंस हैं 10,000 के, तो आपको एसेट पड़ गई 2 लाख रुपए की। इस एसेट की लाइफ 10 साल है जो हमने पहले अज्यूम कर लिया था, और 10 साल खत्म होने के बाद जब इसे हम बेचेंगे तो उससे आपको 20,000 मिलेंगे एज स्क्रैप वैल्यू। तो यहां पर आपको 3 चीजें मिल गई, टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए, लाइफ आपकी हो गई 10 साल और स्क्रैप वैल्यू हो गई आपकी 20,000। नाम इन तीनों का यूज करके डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। यहां डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। हम जानते हैं एसेट की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू विच इज 20,000 एंड डिवाइड करेंगे लाइफ विच इज 10 ईयर्स। सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,000। तो 18,000 आपका ईच ईयर का डेप्रिसिएशन है जो आप 10 साल तक चार्ज करेंगे। तो इस तरह हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं 3 पॉइंट्स का यूज करके, टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज में निकालने के लिए भी कह सकते हैं। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो सिचुएशन के अंदर आपका फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। इस तरह आप डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है वो 18,000 है, टोटल कॉस्ट आपके एसेट की 2 लाख है, इनटू 100 करेंगे एंड सॉल्व करने पर आपका परसेंटेज आ जाएगा 9%। और आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर हम 2 लाख पर 9% डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो वो 18,000 ही आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हेल्प कर सकता है डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने में। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन परसेंटेज में ही गिवन होगा, पर ये फॉर्मूला आपको हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके 1 मार्क्स के अंदर ये काम आ जाए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों ही फॉर्मूले से आंसर एक ही निकल रहा है। पहले वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने वैल्यूज में निकाल लिया डेप्रिसिएशन, दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने परसेंटेज में निकाल लिया। दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। 2 लाख को 9% निकालो तो भी 18,000 होता है, और 18,000 आपने डायरेक्टली कैलकुलेट करना सीख ही लिया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड स्ट्रेट लाइन मेथड पूरी तरह से सीखेंगे। पार्ट नंबर 2 के ये कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो हम सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और उसके अंदर सबसे पहला जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको हम कंप्लीटली सीखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस subscribe my channel Success Eat and click on the bell icon for daily updates. Thank you.